हेलो दोस्तों, ये जो है सहायक संपरीक्षक ज्येष्ठ संपरीक्षक है ना, प्रश्न पत्र 2018 का भाग 3 है। विश्लेषण कर रहे हैं हम लोग। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 16 है, एक खगोलीय इकाई औसत दूरी होती है। तो ये होता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, सीधे सीधे है ना। ये आंसर हो जाएगा आपका ए। पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य की जो दूरी होती है वो होती है एक खगोलीय इकाई। ठीक है, इसकी औसत दूरी। तो ये भूगोल से संबंधित प्रश्न है एक तरह से, है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन है। इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। इस तरह का जो डायरेक्ट फैक्ट है वो आपको लूसेंट के बुक में मिलेगा, है ना। और भी कई बुक में मिल सकते हैं, लेकिन सीधे फैक्ट वहीं मिलता है आपको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कृषि भूमि में मीथेन को छोड़कर कौन सी हरितगृह गैस उत्पन्न होती है। देखिए, कृषि भूमि यानी कृषि से संबंधित ये क्वेश्चन है। मीथेन तो उत्पन्न होता ही है कृषि भूमि से, तो उसके अलावा और कौन सा जो हरित गैस है, हरितगृह गैस, ग्रीन हाउस गैस, वो उत्पन्न होता है, पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर होगा नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड। तो कृषि से संबंधित ये क्वेश्चन है, सीधे क्वेश्चन है ये भी। कृषि भूमि में कौन कौन सा गैस उत्पन्न होता है, और है ना, तो उसके बारे में चलिए थोड़ा सा डिटेल्स थोड़ा समझ लेते हैं इसके बारे में। चलिए यहाँ हम नाइट्रोजन ऑक्साइड के बारे में देखते हैं। नाइट्रोजन के ऑक्साइड कौन कौन से हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, क्षोभ मंडल में पाया जाता है। ये मुख्यतः ओजोन के समान ही है नाइट्रोजन ऑक्साइड। और नाइट्रोजन ऑक्साइड में ये 5 ऑक्साइड होते हैं इनके, जिसमें से जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है NO2, नाइट्रिक ऑक्साइड NO, और नाइट्रस ऑक्साइड N2O, यही महत्वपूर्ण मात्रा में यहाँ मौजूद है वातावरण में। इनके 2 अन्य ऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड NO3 और नाइट्रोजन परऑक्साइड पेंटाऑक्साइड N2O5। अम्ल वर्षा, नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या करता है, अम्ल वर्षा और क्षोभ मंडल में ओजोन के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाता है। तो इसके अलावा और क्या करता है नाइट्रोजन का ऑक्साइड, देखिए इसके बारे में। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी तुलना में 300 गुना अधिक शक्तिशाली है। ये याद रखना है, 125 वर्ष तक ये वातावरण में रह सकती है। 300 गुना अधिक शक्तिशाली है। ग्रीन हाउस गैस है ये, हरितगृह गैस। वैश्विक संकेंद्रण ये है, ये बढ़ गया है 20% बोला जा रहा है इस न्यूज में। मानव जनित उत्सर्जन के कारण पिछले 5 दशकों में इसके संकेंद्रण में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। तो ये वृद्धि हुई है मानव जनित उत्सर्जन के कारण। कहाँ कहाँ उत्सर्जन होता है। सबसे पहली बात तो ये ओजोन परत के लिए सबसे प्रमुख खतरा है नाइट्रस ऑक्साइड, क्योंकि इसका संकेंद्रण लंबे समय तक वातावरण में बना रहता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो देखिए, नाइट्रस ऑक्साइड किससे बनेगा, N यानी कि नाइट्रोजन से। और हमें पता है हम खेतों में कृषि के उपयोग में क्या डालते हैं, NPK, नाइट्रोजन, है ना, फास्फोरस और पोटेशियम। नाइट्रोजन का मात्रा सर्वाधिक होता है किसमें, यूरिया में। ये यूरिया का एक वो तरह से फार्मूला है ना, NPK। यूरिया तो हम डालते ही डालते हैं, ठीक है। और उसी के कारण क्या बनता है, नाइट्रस ऑक्साइड बनता है। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, इसलिए हास गैस भी बोलते हैं इसको, हंसाने वाला गैस नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक, तो ध्यान रखना है इन सब बातों को नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में।
और ये एक तरह से इलीगल गैस भी है। अगर गैस की बात करें तो ये क्या है, इलीगल है, ठीक है, यानी इसका व्यापार इलीगल है। लैब वगैरह जो होते हैं वहाँ पर इसका केवल यूज किया जाता है, ऐसे ही आमतौर पर खुलेआम बेचना इसका इलीगल है, ठीक है। और इसके बारे में और क्या, तो समझ में आ गया। नाइट्रस ऑक्साइड तो निकलेगा ही खेतों से, क्योंकि यूरिया डलता है, ठीक है। और साथ ही साथ एक चीज़ और, हाँ, जो फसल होते हैं खास करके दलहन फसलें, कौन सी फसलें, दलहन फसलें, उसमें दलहन फसलों में क्या होता है, जो उनके जड़ होते हैं, ठीक है, जड़, दलहन फसलों का जो जड़ होता है उसमें क्या होता है, इस तरह का दाना बनता है, दाना। ये क्या के कारण बनता है, ये नाइट्रोजन के कारण, ठीक है। तो दलहन फसलों में ये है। और ऊपर से हमने नाइट्रोजन जो है यूरिया के रूप में डालते हैं, उसके कारण भी ये गैस उत्पन्न होता है खेतों से, ठीक है। और हाँ, जो वाहित मल होते हैं, ठीक है, वाहित मल, देखिए वाहित मल में भी ये ऑक्साइड बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि हम लोग क्या हैं, मानव क्या है, मानव जो है यूरियोटेरिक है, यानी कि यूरिया उत्सर्जन करते हैं ना हम लोग मूत्र के द्वारा। क्या उत्सर्जन करते हैं, यूरिया, यूरिया उत्सर्जन करते हैं। और यूरिया में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, पता है आपको। तो हम नाइट्रोजन एक तरह से उत्सर्जित कर रहे हैं, तो हमारे वाहित मल में भी क्या होंगे, वाहित जल में भी क्या होंगे, सभी में आपके नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं, ठीक है। यानी कि गंदे नाली हैं वहाँ भी आपका वेस्ट जो वाटर होता है वहाँ भी आपका बनता है। तो ध्यान रखना इन सब बातों। देखिए अमोनिया के बारे में, अमोनिया का जो स्रोत होता है ना, अमोनिया का स्रोत कार्बनिक यौगिकों से तो मिलता ही है, साथ ही साथ ये इसका मूल स्रोत क्या है, मूत्र तथा पशुओं का सींग, खुर, है ना, इत्यादि से अमोनिया प्राप्त होता है। साधारण जो मूत्र होता है उसमें 20 से 25 ग्राम प्रति लीटर यूरिया होता है, ठीक है। हमने देखा इन सब से, इनके सड़ने से अमोनियम कार्बोनेट बनता है, ठीक है। और क्या बनता है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड, ठीक। तो अमोनिया के बारे में इतना पता रहना चाहिए। देखिए सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में, भारत के सल्फर डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्सर्जक है, भारत जो है सबसे बड़ा उत्सर्जक है, उत्पादन करने वाला, एक तरह से उत्सर्जित करने वाला देश है भारत सबसे बड़ा सल्फर डाइऑक्साइड का। इसका जो मुख्य कारण है वो है देश में कोयला आधारित बिजली उत्पादन। तो कोयला आधारित बिजली उत्पादन में सबसे ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड का क्या होता है, यूज होता है, ठीक है, यानी कि वहाँ से उत्सर्जित होता है। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी जो है कोयला आधारित बिजली जो है वो बहुत ज़्यादा न्यूज में है। तो इससे कनेक्ट करते हुए सल्फर डाइऑक्साइड संबंधित क्वेश्चन बनने का एक तरह से, है ना, अवसर है, यहाँ बन सकता है क्वेश्चन। भारत में SO2 का सर्वाधिक उत्सर्जन देखिए कोयला आधारित पावर प्लांट से ही किया जाता है। हॉट स्पॉट की बात करें तो देखिए मध्य प्रदेश में सिंगरौली है, तमिलनाडु में है, उड़ीसा तलचर, झारसुगुड़ा, छत्तीसगढ़ में कोरबा, ये भी आ गया छत्तीसगढ़ का कोरबा, यहाँ से भी सल्फर डाइऑक्साइड, है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है ये सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। इसके बारे में ध्यान रखना, सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और क्या है सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में, यहाँ पर वैश्विक संदर्भ में यहाँ पर कुछ बताया गया है, यहाँ चार्ट दिया गया है। वायु प्रदूषण में देखिए, वायु प्रदूषण में क्या है, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड का रोल क्या है, महत्वपूर्ण योगदान है वायु प्रदूषण में इसका। जीवाश्म ईंधन का उपयोग करने के कारण पावर प्लांट और अन्य तो देखिए जीवाश्म ईंधन से भी क्या होता है, जीवाश्म यानी जीवों के अश्मों का ईंधन, यानी कि जैसे कि हम लोग क्या जलाते हैं, लकड़ी,
गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में लकड़ी हो गया, और हो गया आपका कोयला भी जलाते हैं, और आपका कंडे, है ना, इन सब कुछ, ये सब ईंधन है, इन सब को हम जला रहे हैं, तो इसके कारण सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होगा। महत्वपूर्ण कारक हवा प्रदूषण का, वायुमंडल में इसकी सांद्रता अधिक होने पर सल्फर के ऑक्साइड का निर्माण करता है। ठीक है, पार्टिकुलर मैटर की मात्रा को बढ़ा देता है ये भी ध्यान रखना है सारी चीज़ें। और क्या याद रखना है, नियंत्रित करने के उपाय भी किए जा रहे हैं। फ्लू गैस, हाँ, फ्लू गैस के बारे में दिया है, चलिए ठीक है, इतना ध्यान रखना है। और कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में तो जान ही रहे होंगे आप लोग, है ना। कोयला जलाने से भी आपका उत्पन्न होता है, लकड़ी के कोयला। बोला जाता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड, जैसे कि हम लोग लकड़ी जलाते हैं, कोयला, उसको तो कोयला जला रहे हैं, तो कोयला जलाने वाला जो घर होता है उसमें फिर दरवाज़ा पूरा बंद करके नहीं सोना चाहिए रात में। वहाँ क्या का उत्सर्जन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये सीधे सीधे जो है सांस को रोक देता है, जाकर इसका पार्टिकुलर मैटर बहुत ज़्यादा बारीक होता है ना, और सीधा कारण बनता है आपका मौत का। ऐसा न्यूज़ में सुना होगा आपने कि खाना खाने के बाद सोए 4 लोग घर में, चारों के चारों सुबह देखते हैं तो चारों की मौत हो चुकी है, ये गंभीर हालत में पाए गए हैं, ऐसा न्यूज़ आता है। उसका एक कारण ये है कि वो लोग लकड़ी जलाए और कमरा बंद किए, उसमें से गैस जो है निकलते रहता है, तो लकड़ी को या तो बाहर रख दिए अगर लकड़ी जला रहे हैं तो, और फिर अंदर में सोना है तो ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। ओजोन छिद्र के बारे में फिर से क्या आ गया आपका, पर्यावरण। तो देख रहे हैं आप लोग पर्यावरण से कैसे कैसे प्रश्न आ रहे हैं। ओजोन छिद्र का सर्वाधिक विस्तार पूछा गया है, ठीक है, सर्वाधिक विस्तार। चलिए ओजोन के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहली बात, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1987 में क्या किया, 16 सितंबर के दिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया। तो इसीलिए इसी उपलक्ष्य पर 16 सितंबर को हर साल क्या मनाया जाता है, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल है। इसने रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर और कई अन्य उत्पादों में 99% ओजोन क्षयकारी रसायनों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया। ठीक है, तो कहाँ कहाँ से ओजोन गैस का उत्सर्जन होता है, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, है ना। और एक बता दूं मैं, ओजोन जो है वो, है ना, बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, लेकिन अत्यंत विषैली गैस है ये। ठीक है, क्या है, अत्यंत विषैली गैस, ध्यान रखना है, अत्यंत विषैली गैस है। ओजोन क्षरण का नवीनतम वैज्ञानिक आकलन किया गया है ना। इसके बारे में चलिए महत्वपूर्ण चीज़ों को देखते हैं। जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में योगदान है, कार्बन डाइऑक्साइड समकक्ष उत्सर्जन। तो क्या हो सकता है इसमें, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल याद रखना है। और 21 का थीम है, हमें हमारे भोजन और टीकों को ठंडा रखना है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक, देखिए, हमें हमारे भोजन और टीकों को ठंडा रखना है का मतलब समझ रहे हैं। जो रेफ्रिजरेटर का यूज करना है, ठीक है, रेफ्रिजरेटर या एसी का, तो हमें हमारे भोजन और टीकों को ठंडा रखना है, टीके यानी वैक्सीन्स को, न कि हम अपने आप को ठंडा रखने के लिए एसी फ्रिज बस चला रहे हैं ठंडा पीने के लिए, है ना, और गर्मी से राहत पाने के लिए एसी चला रहे हैं दिन रात। तो इनका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का ये थीम है कि हमें हमारे भोजन और टीकों को ठंडा रखना है। ठीक है, भोजन और टीका मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट, ज़रूरी अगर बात है तभी हमें एसी और फ्रिज का इस्तेमाल करना है, कहने का ये मतलब है। ओजोन परत के बारे में देखिए, यह ऑक्सीजन का एक विशेष रूप है जिसका रासायनिक सूत्र है O3। ऑक्सीजन के 3 है ना,
अणुओं से मिलकर बनता है। श्वास के लिए जिस ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं जो पृथ्वी पर जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है वो तो O2 है, जान रहे हैं आप लोग। अधिकांश ओजोन की सतह 10 से 40 किलोमीटर है ना, इसके बीच वायुमंडल में उच्च स्तर पर रहता है। इस क्षेत्र को समताप मंडल कहते हैं। ओजोन कहाँ पाया जाता है? समताप मंडल में। समग्र ओजोन का लगभग 90% हिस्सा यहाँ पाया जाता है। ठीक, यहाँ पर कुछ और चीज़ दिया है, गुड ओजोन। तो गुड ओजोन क्यों है? क्योंकि सूर्य से हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमको बचाती है। ठीक, ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट हो गया ओजोन के बारे में। और क्या है? ओजोन क्षयकारी पदार्थ है ना, कहा जाता है। ओजोन धीरे धीरे नष्ट हो रही है। मानव निर्मित जो रसायन है ना, कुछ मानव निर्मित जो रसायन है उसको ओजोन क्षयकारी पदार्थ कहते हैं। ओजोन हमारे लिए हानिकारक है तब जब वो हमारे वातावरण में आएगा। अभी औसम तापमंडल में जब है तो ओजोन हमारे लिए क्या है? एक तो सुरक्षा कवच की तरह है। तो ओजोन धीरे धीरे नष्ट हो रही है यहाँ से मानव निर्मित रसायनों के कारण। ओजोन क्षयकारी पदार्थों में क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, सारे हरित गृह जो गैस है ना, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन HCFC, हेलोन, मिथाइल ब्रोमाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, ये सभी के सभी क्या हैं? है ना, ये सभी के सभी ओजोन को नुकसान कर रहे हैं। धीरे धीरे ओजोन छिद्र बन रहा है। ओजोन छिद्र का मतलब ऐसा नहीं है कि ओजोन का, देखिए ये हमारा पृथ्वी है, यह है समताप मंडल, इसके चारों ओर क्या है आपका? ओजोन परत। तो ऐसा नहीं कि इस तरह का ढक्कन टाइप का कोई लगा हुआ है कुछ, बस गैस है, वो तो गैस है ना, बिखरा हुआ। तो ओजोन छिद्र माने एक जगह ऐसा है कि यहाँ गैस ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे, ओजोन जो है ख़त्म हो रहे हैं यहाँ। ओजोन जो है ऑक्सीजन बन जा रहा है या और कोई है ना बन के वहाँ से ओजोन गायब हो रहा है। तो इस क्षेत्र को क्या कह दिया जाएगा? ओजोन छिद्र कह दिया जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए गुड है आपका जो ओजोन है। गुड क्यों है? क्योंकि सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से, अल्ट्रा वायलेट रे से हमें बचाती है। अगर सूर्य की रोशनी डायरेक्ट हम पर पहुंचेगी तो हमें त्वचा कैंसर हो सकता है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसीलिए गुड ओजोन। अब यहाँ पर देखिए बैड ओजोन। बैड क्यों है ओजोन? देखिए अब गुड क्यों है जान लिया हमने। तो जमीनी स्तर के पास पृथ्वी के निचले वायुमंडल, क्षोभ मंडल में ओजोन का निर्माण तब होता है जब कारों, बिजली संयंत्रों, औद्योगिक बॉयलर, रिफाइनरी, रासायनिक संयंत्रों और अन्य स्रोतों द्वारा प्रदूषक जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रासायनिक रूप से प्रतिक्रिया करते हैं। सतही स्तर पर ओजोन एक हानिकारक वायु प्रदूषक है। ठीक है, अगर सतह के स्तर पर है तो वो एक हानिकारक है, और अगर समताप मंडल में है तो क्या है हमारे लिए? गुड है। गुड ओजोन और बैड ओजोन। ये देखिए यहाँ पर एक मैप भी दिया है। ऊपर गया तो ये गुड है ना, ऊपर में है तब तक क्या है? ये गुड है। स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन का पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा कर रहा है, और अगर ये पृथ्वी की सतह पर है तो लोअर एटमॉस्फेयर में है तो ये हमारे लिए बैड है, हार्मफुल है हमारे लिए। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट तो यह ओजोन के बारे में। चलिए अब हम अपने प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो प्रश्न के हिसाब से जो है आंसर होगा आपका अंटार्कटिका। ओजोन छिद्र का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है आपका? अंटार्कटिका में। ठीक है, ओजोन छिद्र, तो ओजोन के बारे में हमने जान लिया। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा औद्योगिक एवं नगरीय निकाय के द्वारा अपशिष्ट जल को प्राकृतिक जल में बहाने के लिए BOD की सीमा क्या है ना। तो ppm में दिया है पार्टिकुलेट मैटर। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है? पार्टिकुलेट मैटर। तो 3.0 से कम, 10 से कम, 100 से कम या फिर 30 से कम। तो चलिए जानते हैं BOD क्या है और ये क्या सीमा रखा गया है। ठीक है, इसका औद्योगिक जो है अपशिष्ट जल को बहाने का क्या सीमा रखा गया। चलिए, तो ये होता है आपका, इसका आंसर होगा B। तो BOD की जो सीमा है, BOD मतलब होता है आपका बायोलॉजिकल
ऑक्सीजन डिमांड, जैविक ऑक्सीजन मांग, ठीक है। तो इसकी जो सीमा है ना, वो होता है 10 ppm से कम, ठीक। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 20 है, अलकनंदा क्रूज सेवा निम्नलिखित में से किस शहर में आरंभ की गई है। तो ये क्या है, एक तरह से करंट का क्वेश्चन है, ठीक है। अलकनंदा क्रूज सेवा है ना, तो कहाँ शुरू की गई थी, ये की गई थी आपका वाराणसी में। कहाँ शुरू की गई थी, वाराणसी में। तो जो करंट में इस तरह की जो सेवा वगैरह है ना, अभी एयर टैक्सी शुरू किया गया है, और आपका इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो नया सेवा शुरू किया जाता है ना, कहीं पुल बन रहा है, तो कहीं बांध परियोजना चल रहा है, इस तरह की चीज़ों के राष्ट्रीय, ये एक तरह से करंट है, राष्ट्रीय करंट अफेयर। तो इसको पढ़ना है आपको, करंट अफेयर्स को, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन, ज़्यादा कुछ घुमा फिराव नहीं है, इसको थोड़ा सा ध्यान देना है। सीधा शहर का नाम पूछा है, ठीक, वाराणसी है उत्तर। चलिए अगला प्रश्न, चौथा बिम्स्टेक सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में हुआ। तो देखिए, इस तरह का जो सम्मेलन होता है संस्थाओं का, संगठनों का, उसको विशेषकर ध्यान में रखना है। इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, सीधा देश पूछा है, ज़्यादा घुमाया नहीं है, इसमें भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। चौथा की बात किया है यहाँ पर, है ना। तो चौथा का जो आयोजन है बिम्स्टेक का, वो हुआ है नेपाल में। चलिए बिम्स्टेक आया है तो बिम्स्टेक के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स जान लेते हैं। बिम्स्टेक, ठीक, बिम्स्टेक के बारे में देखिए। बिम्स्टेक के बारे में, इसका पूरा नाम बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय, है ना, बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग, यानी कि बी से होगा बे ऑफ बंगाल, है ना। अब बहुक्षेत्रीय जो है वो हो गया आपका मल्टी सेक्टरल, और तकनीकी हो गया टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म बंगाल खाड़ी के तटवर्ती समीपी देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग संगठन है, इंटरनेशनल, ठीक है ना। बे ऑफ बंगाल इंटरनेशनल मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसका फुल फॉर्म। नवंबर 2016 की बात करें तो बांग्लादेश, भारत, बर्मा, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल सदस्य थे। पाकिस्तान इसका सदस्य नहीं है, ध्यान रखना है। ढाका बांग्लादेश में इसका मुख्यालय है, और इसका स्थापना हुआ है 6 जून 1997। इस तरह की जो संस्थाएं होती है उसका स्थापना भी पूछ देता है। तो सारी बातें जो है बिम्स्टेक के बारे में आपको ध्यान रखना है। और कुछ देखते हैं इसका, चलिए। देखिए यहाँ पर हम मैप में देख लेते हैं, भूटान है, नेपाल है, इंडिया है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, थाईलैंड और श्रीलंका, ये सब 7 देश हैं आपके बिम्स्टेक के। पहला जो शिखर सम्मेलन हुआ था बिम्स्टेक का, वो थाईलैंड में हुआ था, और जो मुख्यालय है वो कहाँ है आपका, बांग्लादेश में है, ठीक है। नेपाल में चौथा बिम्स्टेक सम्मेलन हुआ है, उसके बाद अभी शिखर सम्मेलन नहीं हुआ है, हो सकता है 2020 में टाल दिया गया था। क्यों, क्योंकि कोविड था। चलिए हम अगले न्यूज पर चलते हैं। तो प्रश्न है, 2018 के एशियाई खेलों में की पदक तालिका में भारत का स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है। तो 2018 का पूछा है एशियाई खेल। देखिए खेलों के बारे में आ गया करंट अफेयर। अभी क्या हुआ है आपका, ओलंपिक हुआ है ना, ओलंपिक और आपका पैरालंपिक भी हुआ है। ये दोनों खेल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। बहुत सारे रिकॉर्ड कायम किए हैं, बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़े भी हैं। तो यही दोनों खेलों से आपका यहाँ से प्रश्न बनेगा, तो ये दोनों विशेषकर याद रखना है। चलिए थोड़ा सा हम ओवरव्यू कर लेते हैं ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों को, ठीक है। इस साल के खेलों को देखिए, यह है पदक तालिका ओलंपिक का। सबसे पहले नंबर पर है आपका USA, संयुक्त राज्य अमेरिका, 39 गोल्ड, 41 सिल्वर और 33 ब्रॉन्ज, कुल मिलाकर 113 पदक हैं।
पदक के बारे में पूछ सकता है, याद रखना है। दूसरे नंबर पर चीन, तीसरे नंबर पर जापान है। तो पहले के 3 को याद रखना है। दूसरे नंबर पर चीन है, इसका 88 पदक है 38 गोल्ड के साथ। जापान का 27 गोल्ड के साथ 58 पदक है। और ब्रिटेन का 22 गोल्ड के साथ 62 पदक है। भारत के बारे में याद रखना है, 48 नंबर पर है, ठीक है, 48 नंबर पर। और इसका 1 गोल्ड है, 2 सिल्वर है और 4 ब्रॉन्ज है। कुल मिलाकर 7 पदक हैं भारत के, ठीक है। पदक तालिका पर भारत का स्थान कितना है? 48 है। याद रखना इतना बात। अब चलिए भारत में कौन कौन है पदक विजेता, उसको देख लेते हैं, ठीक है। पदक विजेताओं को देखेंगे। यहाँ पर देखिए मीराबाई चानू, कौन है? मीराबाई चानू। सिल्वर जीता इन्होंने, वेट लिफ्टिंग करती हैं, रेसलर हैं। 49 किलोग्राम वर्ग में वुमेन्स में। लवलीना बोरगोहेन, ब्रॉन्ज जीता इन्होंने, वेल्टर वेट, ठीक है ना, ये भी है। पीवी सिंधु, ब्रॉन्ज, बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, सिंगल्स में जीता इन्होंने। रवि कुमार दहिया जो है सिल्वर विजेता हैं, ठीक है, मेंस फ्री स्टाइल में। भारतीय हॉकी खिलाड़ी, मेंस हॉकी, ठीक है ना, ब्रॉन्ज जीता इन्होंने मेंस हॉकी वालों ने। बजरंग पुनिया रेसलिंग में ब्रॉन्ज जीता इन्होंने, ठीक। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 और एक कौन बच गए? आपको तो पता ही हो, गोल्ड किसने जीता है? नीरज चोपड़ा। कौन जीता है? नीरज चोपड़ा, जैवलिन थ्रो, ठीक है, गोल्ड जीता इन्होंने। देखिए यहाँ पर हम पीवी सिंधु के बारे में एक बात और याद रखना है, उन्होंने 2016 में, है ना, कब जीता है आपका? 2016 में। ये देखिए यहाँ पर पीवी सिंधु 2016 में सिल्वर जीती हैं, ठीक है। तो ये दूसरा उनका ओलंपिक है जिसमें उनको पदक मिला है। सारी बातों को आपको ध्यान। तो अवनी लेखरा, गोल्ड में कौन है जी? अवनी लेखरा, शूटिंग की खिलाड़ी हैं। पैरालंपिक की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। सुमित अंतिल ने भी क्या जीता है? गोल्ड जीता है एथलेटिक्स में। मनीष नरवाल गोल्ड जीता है शूटिंग में, ठीक है। इसके अलावा आपका शूटिंग में मनीष नरवाल ने गोल्ड, और प्रमोद भगत बैडमिंटन में गोल्ड जीता इन्होंने, प्रमोद भगत ने। कृष्णा नागर ने बैडमिंटन में गोल्ड जीता है। भवीना पटेल टेबल टेनिस में सिल्वर जीती है। निषाद कुमार एथलेटिक्स में सिल्वर है इनका, ठीक है। इसके अलावा देखिए योगेश कथुनिया ने जीता है एथलेटिक्स में सिल्वर। देवेंद्र झाझरिया एथलेटिक्स में सिल्वर जीता इन्होंने। मरियप्पन थंगावेलु एथलेटिक्स खेलती हैं, सिल्वर जीता इन्होंने। प्रवीण कुमार एथलेटिक्स में सिल्वर जीता इन्होंने, ठीक है। सिंहराज अधाना शूटिंग खेलते हैं, सिल्वर जीता। सुहास ललिनकेरे यथिराज सिल्वर जीता इन्होंने बैडमिंटन में। इसके अलावा ब्रॉन्ज वालों को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। सुंदर सिंह गुर्जर एथलेटिक्स खेलते हैं, ब्रॉन्ज जीता। सिंहराज अधाना शूटिंग में ब्रॉन्ज जीता। शरद कुमार एथलेटिक्स में ब्रॉन्ज। अवनी लेखरा शूटिंग में ब्रॉन्ज, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 2 नाम दिख रहे हैं हमको आपको, सिंहराज अधाना और अवनी लेखरा, 2 मेडल जीत रहे हैं लोग। हरविंदर सिंह आर्करी तीरंदाजी में ब्रॉन्ज, और मनोज सरकार बैडमिंटन में ब्रॉन्ज, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। यह है आपका, है ना, टोक्यो पैरालंपिक। यह है अवनी लेखरा, ठीक। एक तरफ ब्रॉन्ज, एक तरफ गोल्ड। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अब देखिए और भी प्रश्न है यहाँ पर। 63वें फिल्म फेयर अवार्ड की उत्कृष्ट फिल्म
अभी अभी जो है 67वें 67th फिल्म फेयर अवार्ड की घोषणा की गई है। इसके बारे में हम अगले वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे, किनको मिला सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अभिनेत्री, है ना, सारी चीज़ें थोड़ा सा बता दूँ। सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है वो मिला है आपका, उत्कृष्ट फिल्म बोला गया है ना, वो छिछोरा है ना, इसको मिला है छिछोरा। सुशांत सिंह राजपूत का फिल्म है छिछोरा, उसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म। मनोज वाजपेयी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। ठीक है, अगले वीडियो में इसके बारे में और डिटेल्स में जानकारी दूंगा। अभी बस ऐसे ही बता। मनोज वाजपेयी, इनका क्या फिल्म आया था, भोंसले। मनोज वाजपेयी का क्या फिल्म आया था जी, भोंसले। तो मनोज वाजपेयी को मिला है फिल्म फेयर और आपका 67वां ना, दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है आपको, किसको, रजनीकांत जी को। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिली है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला है आपका कंगना रनौत को, कंगना रनौत। तो अगले वीडियो में डिटेल में जानकारी देंगे। कंगना रनौत तो है मणिकर्णिका और पंगा, मणिकर्णिका और पंगा फिल्म के लिए उनको अवार्ड दिया गया। चलिए ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, धन्यवाद। और बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, क्योंकि आने वाले वीडियोस में हम इसी तरह विश्लेषण करते रहेंगे वीडियो में चीज़ों का, और साथ ही साथ ये जो विश्लेषण है वो आपके सभी परीक्षाओं में काम आने वाली है। ठीक है, चलिए धन्यवाद।